अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और घर पर इंशाल्लाह अपनी जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो आज की रिकॉर्डिंग्स हैं बेसिकली वो हमारे टेस्ट सॉल्यूशन को डील करेंगी। ओके, अब आपके पास टेस्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा, आपके पास बआसानी सॉल्यूशन फाइल भी मौजूद है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करो, आप दूसरे मोबाइल में जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लो। ठीक है, और ये जो आपके पास लेक्चर है उसको फ्रूटफुल देख लो। ओके, पहला क्वेश्चन आपके पास वो कह रहा है द स्केल ऑफ टेम्परेचर्स आर बेस्ड ऑन टू फिक्स पॉइंट्स विच आर। वो सिंपल से आपको ये आसान अल्फाज में कह रहा है कि भाई हमने जो है एक स्केल बनाया। ठीक है, किसका स्केल बनाया, टेम्परेचर का स्केल बनाया। अब जब हमने स्केल बनाया टेम्परेचर का, तो उसके आपने दो स्टैंडर्ड पॉइंट्स लेने। वो स्टैंडर्ड पॉइंट्स आपके पास जो होते हैं वो होते हैं दो। एक होता है आपके पास अपर फिक्स पॉइंट और एक होता है आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट। जब भी आप हमेशा जो है वो एक टेम्परेचर का स्केल बनाएंगे तो उसके आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, एक कहलाएगा आपके पास अपर फिक्स पॉइंट और एक कहलाएगा आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट। जो आपके पास अपर फिक्स पॉइंट है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। जो आपके पास अपर फिक्स पॉइंट है इसको आप लोग कह रहे होते हो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बीपी। बीपी से मुराद आपका ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और आपके पास जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसको आप लोग कहते हो एलपी ऑफ वाटर। एलपी से मुराद, सॉरी सॉरी, लोअर फिक्स पॉइंट को आप लोग कहते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ के पास जो है वो दो इसके जो है वो स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट एमसीक्यूज मार्क्ड है वो ये है कि आपके पास जो अलग अलग एमसीक्यूज मार्क है वो है द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, आपने जो टेम्परेचर थर्मोमीटर बनाना है वो अर्थ पे रहकर आप लोगों ने बनाना है। ओके, और अर्थ के बिल्कुल सराउंडिंग्स में हमारे पास जो है वो एक एटमॉस्फेयर मौजूद है। ठीक है, अर्थ के बिल्कुल सराउंडिंग्स में हमारे पास एक गैसेस मौजूद हैं। वो गैसेस क्या करती हैं, आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, और उसी को बेसिकली हम लोग क्या कह रहे होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे होते हैं। तो ये आपके पास जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अच्छा, आपके पास ना एक एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में आपसे वो बेसिकली पूछ रहा था, ये था आपके पास क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन में आपसे आपसे बस बेसिकली ये पूछ रहा था कि हम लोगों ने मरकरी मरकरी फिल्ड गिलास थर्मामीटर बनाना है। आपने क्या करना है, आपने एक मरकरी फिल्ड ग्लास थर्मामीटर बनाना है। आपने ये बस बताना है कि हम लोअर पॉइंट एंड अपर पॉइंट को क्या ऐड करेंगे। आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं थे वहाँ पे ऑप्शन मौजूद थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर था ना वो आपके पास था कि आपने जो है चाहे कोई सा भी थर्मामीटर बनाना है, उसका जो वर्किंग सब्सटेंस है आप कुछ भी रखें, हमेशा आप जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट को आप बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड अपर फिक्स पॉइंट को आप लोग हमेशा कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लोअर फिक्स पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अपर फिक्स पॉइंट को आप लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नाउ ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये कह रहा है कि व्हाट डज वी रिप्रेजेंट्स इन द गिवन इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। अब जो आप लोग फोकस करेंगे वो ग्रीन कलर के मार्कर को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को बेसिकली वो कह रहा है आपसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो वी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन जो है वो आपको ये गिवन था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इधर जो एन है वो आपके पास क्या है, इधर एन आपके पास है मोल्स। इस मोल्स की जगह पे आपने जो उसने जो है वो आपको 2 लिख के दे दिया, तो पीवी इक्वल्स टू 2 आर टी। इस 2 को वो नीचे ले आया, तो आपके पास बन गया पीवी ओवर 2 इक्वल्स टू आर टी। वो आपसे बस सिंपल ये पूछ रहा है कि वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई आपके पास जो इधर वी है ना, सबसे पहली चीज तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब किसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गैस के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब गैस के कितने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गैस के 2 मोल्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा आपके पास जो था एक एमसीक्यूज था। ओके अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन of 2 moles of gas, the internal energy of a gas is found to decrease by 2 joule. The work done during the process on the gas will be equal to ओके जनाब। अब तीसरा क्वेश्चन है। अब आप लोग जो है ब्लू कलर के मार्कर को फोकस करना। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके पास, जब आपने आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा होगा ना, याद रहे आइडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, आइडियाबैटिक, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं,
आइडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कह रहे होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी यूनिवर्सिटी से। तो मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का ना वाइवा था। वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि हम लोग जो है इंजन वगैरह से पढ़ रहे थे, तो वो पूछ रहे थे हमसे कि जिससे आप लोग पढ़ते हो ना कार्नोट इंजन, वो एक झूठा इंजन है, ओके, जो कि रियल लाइफ में कोई वो होता ही नहीं है। हम लोग जो रियल इंजन पढ़ते हैं ना, उसमें हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन। जितनी भी एमडी की गर्ल्स हैं वो जानती हैं, ओके, उनको मैंने थोड़ा बता भी दिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लिखा हुआ है, ये आइसेंट्रोपिक क्या शो कर रहा है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपके पास ये शो कर रहा है कि आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो एंट्रोपी है वो कैसी होगी? वो हमेशा होगी सेम। ओके, पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यूज ये होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आपके पास एक अदद फास्ट प्रोसेस है। ओके, फास्ट प्रोसेस है। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आपके पास होंगी हमेशा बर्स्ट। कोई चीज फट रही होगी, बॉम्ब बर्स्ट, ओके, बलून बर्स्ट, आपके पास टायर बर्स्ट, ओके, ये सारी की सारी जो आपके पास एग्जांपल्स हैं ये फास्ट प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आपके पास एक कैसा प्रोसेस है जनाब? फास्ट प्रोसेस है। ओके, सिमिलरली आपके पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? एक स्लो प्रोसेस है। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और बॉयस लॉ आपके पास एप्लीकेबल होता है आइसोट्रोपिक सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है ना आपके पास, वो होती है पीवी गैमा। ओके, ये इसकी जो है वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो बातों बातों में पता नहीं मैं कहाँ फ्लो फ्लो में निकल गया। ओके, तो वापसी आ जाते हैं। आपने जब आइडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन ड्राइव की होंगी ना, तो आपके पास हमेशा जो है वो टू इक्वेशन आई होंगी। ओके, क्योंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम लोग किसी भी सिस्टम को हीट देते नहीं है और हीट हमें सिस्टम देता नहीं है। तो डेल्टा क्यू हमारे पास हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के आपके पास दो इक्वेशन ना ये होंगी। पहली इक्वेशन आपके पास होगी, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस का डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू कह लो इसको। और दूसरी इक्वेशन आपके पास होगी, दैट इज माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। नहीं नहीं, इधर जो है वो आपके पास ऊपर वाले में माइनस आएगा, नीचे वाले में आपके प्लस आएगा। ओके, ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं भाई हमसे। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बनती हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। पहली इक्वेशन क्या बता रही है आपको? आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपको ये बता रही है, मैं अभी लिख भी देता हूँ, बहुत सारे मैथ्स वाले बच्चे भी होते हैं, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन अल्फा और इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन बीटा। सर आशिफ ने जब आपको पढ़ाया होगा ना, सर आशिफ ने शायद आपको इक्वेशन अल्फा इक्वेशन बीटा करके आपको पढ़ाया होगा मैथ्स में। ओके, खैर, तो आपके पास दो इक्वेशन बनती है, एक होती है आपके पास इक्वेशन अल्फा, एक होती है आपके पास इक्वेशन बीटा। ओके, इसको समझाने के लिए इक्वेशन अल्फा क्या बता रही है आपको? इक्वेशन अल्फा आपके पास है डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या बता रही है? इस इक्वेशन को आप ऐसे पढ़ोगे कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च ही नहीं किया वर्क डन करने में, जब भी आपके पास जो है वर्क डन कंप्रेशन में हो गया। ओके, और वर्क डन आपके पास जो है वो अंदर गैस हो गया। ओके, जब भी। और दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है आपको? दूसरी इक्वेशन बेसिकली आपको ये बता रही है माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च कर दी। उनकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, उनकी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो गई। क्या करने में? वर्क डन करने के लिए। जब भी आपके पास माइनस का डेल्टा यू, आपके पास इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में, और डेल्टा डब्ल्यू आपके पास किस में है? पॉजिटिव के अंदर है। ओके, तो ये आपके पास जो है दो इक्वेशन है। आपके पास क्वेश्चन यही कह रहा था कि टू मोल्स ऑफ अ गैस है और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है ना। इंटरनल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई है? तो माइनस का टू जूल डिक्रीज हुई है। ओके, ये सवाल का आपके पास जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ था। माइनस का टू जूल आपके पास जो है वो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने उन्होंने अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसको खर्च कर दिया वर्क डन करने में। ओके, तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे, क्वेश्चन बीटा यहाँ पे अप्लाई होगी, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का टू जूल। ये था जनाब इसका जो है वो सिंपल सा आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास टू गैसेस हैं भाई। टू गैसेस हैं आपके पास, ए है और बी है। आपके पास टू गैसेस हैं, इन दोनों का गैसेस का जो आपके पास टेम्परेचर वो कैसा है जनाब? सेम है। और इनका जो प्रेशर है वो भी कैसा है? सेम है। ओके, उनका वॉल्यूम है वो भी कैसा है? सेम है। आपने क्या किया? आपने एक मिलावट वाला काम कर दिया। आपने मिलावट वाला काम क्या कर दिया? आपके पास जो है आपने ए और बी को मिला दिया। वो आपसे पूछ रहा है कि जनाब मुझे बता दो कि प्रेशर क्या होगा। ओके ओके ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पेन है। ओके, और हम लोग जो है वो पेन की मदद से इसको समझेंगे, ब्लैक कलर के मार्कर को फोकस करेंगे और आपके पास था ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जनाब एक ये कंटेनर है और आपके पास जनाब ये कंटेनर है। ओके, ये दो कंटेनर है। अब आपने क्या करा, ये आपके पास कंटेनर ए है और कंटेनर बी है। इसके अंदर जाहिर सी बात है मैं तो भरा हुआ नहीं होऊंगा, इसके अंदर जाहिर सी बात है गैस होंगी। तो गैस को हम लोग ऐसे बनाते हैं, सर्कल छोटे छोटे। और आपके पास जो कंटेनर बी है इसके अंदर जाहिर सी बात है आप लोग तो इसके अंदर आओगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है गैस होगी। तो ये आपके पास ये रहा। ओके,
या आपके पास कंटेनर ए है और कंटेनर बी है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का प्रेशर सेम है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। ओके। अब आपने क्या करा, आपने कंटेनर ए को कंटेनर बी के साथ मिला लिया, तो आपके पास जो न्यू जो वो बनेगी डायग्राम, वो इस तरीके से बनेगी। जब आप कंटेनर ए को कंटेनर बी के साथ मिलाएंगे, तो आपके पास जो है पर्पल कलर, बाकी पर्पल कलर तो नहीं है, ये आपके पास जो है अजीब सा कलर है। ओके, तो ये आपके पास पर्पल कलर है। ये। आपने क्या करा, आपने कंटेनर ए को कंटेनर बी के साथ मिला दिया। ओके, तो कंटेनर ए को कंटेनर बी के साथ मिला दिया, तो आपके पास गैस के जो पार्टिकल्स वो भी क्या होंगे, वो भी आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो यानी कि अब गैस के पार्टिकल्स जो थे वो आपके पास इतने हो जाएंगे कि ये कंटेनर ए की भी गैस के पार्टिकल्स हैं और ये आपके पास कंटेनर बी के भी गैस के पार्टिकल्स हैं। ओके। अब वो आपसे पूछा है कि मुझे बताओ प्रेशर क्या होगा। बेसिकली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपके पास एक फोर्स है। ओके, और आपके पास बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स है एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, इसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं प्रेशर। ओके, आपके पास जो फोर्सेस हैं उसमें हम बहुत सारी कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, और गैस में जो हम लोग जब गैस को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फोर्स का तस्करा नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रेशर का तस्करा करते हैं। ओके, आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और साथ साथ जो कंटेनर की दीवार है, ओके, इसके ऊपर भी आपके पास क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, तो सिंपल सी आपके पास जो है, आपको प्रेशर बताना था कि इसके अंदर प्रेशर जो है क्या हो जाएगा। आप सबने जो है वो पढ़ी होगी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, जो कि होती है आपके पास पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। या आपके पास जनरल गैस इक्वेशन होती है। अब क्या करो, आप यहाँ से एन को सेपरेट कर लो, ताकि बन जाएगा एन इक्वल्स टू पी वी ओवर आर टी। या आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इसके अंदर। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो कंटेनर ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एन है, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास एन ए की। ओके, और ये इक्वेशन बन गई आपके पास एनबी की। नंबर ऑफ मोल जो है वो आपके पास कंटेनर ए और कंटेनर बी के, उनकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो आपके पास ये बनेगी पीवी अपॉन आर टी। ओके, ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ गए ए के, और नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास किसके, बी के आ गए, पहली बात। दूसरी बात आपके पास ये आ गई कि हमने नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास गैस ए के थे और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो गैस बी के थे, उनको हमने मिक्स कर लिया, तो आपके पास बन गया एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू, एन ए की वैल्यू क्या आपके पास, पीवी ओवर आर टी, तो ये रहा पीवी ओवर आर टी। और आपके पास एनबी की वैल्यू क्या है, वो भी आपके पास जो है पीवी और आर टी है। जब आप एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो उनको आप एक जगह लिखते हैं, और न्यूमरेटर जो है वो आप एज इट इज लिखते हैं। तो नीचे भी आपके पास आर टी है ये रहा, और इधर भी आपके पास आर टी है, तो आप आर टी को एक जगह लिखेंगे, और आपके पास जो न्यूमरेटर है उनको आप एक जगह लिखेंगे, तो आपके पास बन गया पीवी प्लस का पीवी। ओके, पीवी पीवी प्लस पीवी और प्लस पीवी आपके पास क्या होगा, टू पीवी। ओके, ओवर आर टी। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गैस ए को जब आप मिक्स करेंगे गैस ए के साथ, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, एन ए और प्लस एन बी कितने हो जाएंगे आपके पास, टू पी वी ओवर आर टी हो जाएंगे। ओके, अब आप दोबारा यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करोगे किसके लिए अप्लाई करोगे, आप यहाँ पे दोबारा जनरल जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करोगे फॉर प्रेशर निकालने के लिए। ओके, तो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी आर टी। ओके, अब Na प्लस Nb की वैल्यू क्या आपके पास, टू पी ओवर आर टी है, तो ये आपके पास आ गया टू पी वी ओवर आर टी मल्टीप्लाई बाय आर टी। ओके, और ये आपके पास इधर भी पीवी आ गया। ओके, अब आपके पास जो है ये वाला वॉल्यूम इस वॉल्यूम को कैंसिल कर लेगा, और ये आरटी इस आरटी को कैंसिल कर लेंगे, तो आपके पास प्रेशर क्या आ गया, आपके पास प्रेशर जो आ गया वो टू टाइम्स द इनिशियल प्रेशर आ गया, यानी कि प्रेशर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली आपको ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो टोटल वर्क काइंडली बताइए जो इस गैस के अंदर परफॉर्म हो रहा है, ए से लेकर सी तक हम लोग जा रहे हैं। ओके, आपने वर्क डन पता लगाना है। ओके, तो आपके पास जो है वर्क डन, ओके, आपके पास जो वर्क डन होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उसकी आपके पास डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन की आपके पास डेफिनेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि आपके पास कोई भी एक लोड लगा हुआ है, पिस्टन के ऊपर लोड लगा हुआ है। ओके, और वो जो आपके पास लोड है उसने कुछ ना कुछ जो है वो हाइट रेस कर ली, तो हम लोग कहते हैं कि आपके पास वर्क डन हो गया। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स की वर्क डन की इक्वेशन होती है आपके पास, सिंपल। अब क्या हुआ है जनाब, अब आपके पास जो है एक पीवी डायग्राम आपको गिवन की हुई है, ये है आपके पास पी और ये है आपके पास वी, आपके पीवी डायग्राम गिवन की हुई है, और आपको जो प्रोसेस गिवन किया हुआ है वो ये है, एक आपके पास यूं हो रहा है, और एक आपके पास यूं हो रहा है। ये क्या इतना पतला पेन आ गया यहाँ पे। ओके, तो एक आपके पास जो है वो यूं प्रोसेस हो रहा है, और एक आपके पास यूं प्रोसेस हो रहा है। ओके, इसको हमने कह दिया ए,
इसको हमने कह दिया बी, इसको हमने कह दिया सी। सर ये आप खुद कैसे कह सकते हैं? अरे यहाँ पे लिखा हुआ है चंदा। ओके नाउ अब आपके पास जो प्रेशर की यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन की हुई है, यहाँ पे आपके पास प्रेशर की वैल्यू गिवन की हुई है 3, और यहाँ पे आपके पास प्रेशर की वैल्यू गिवन की हुई है 1। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन की हुई है। यहाँ पे जो वॉल्यूम की वैल्यूज गिवन की हुई है मैं देख लेता हूँ, वो है 25 और वहाँ पे गिवन की हुई है 10। यानी कि V2 की वैल्यू आपके पास 25 है और V1 की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है। ओके ये आपके पास ये प्रोसेस हो रहा है। आपको बेसिकली ये बताना है कि इसके अंदर जो एरिया है यानी कि शेडेड एरिया, जो ये वाला एरिया है ना, इसका आपने जो है वो बेसिकली वर्क डन पता लगाना है। ओके तो इसका वर्क डन क्या होगा? देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है आपके पास द एरिया अंडर प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, इट इज नोन एज वर्क डन। ओके पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू ये होता है आपके पास कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं और तमाम के तमाम प्रोसेस के अंदर आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है वो सेम है, तो आपने बताना है कि सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा। सबसे ज्यादा वर्क डन जो है वो आपके पास पहले आइसोबारिक में होगा, उसके बाद आपने आइसोथर्मल में होगा, उसके बाद आप क्या एडियाबैटिक के अंदर होगा। ओके दो तरह के एमसीक्यूज हो गए ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने जो है बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, अब आपके पास जो ए से लेकर बी तक का है ना, वो आपके पास है यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस। ये आपके पास जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जो है वो किसी भी गैस को हीट करते हैं। ओके एक एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप जो है वो हीट करते हैं। और बी से लेकर सी तक जो आपके पास प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? वो आपके पास हो रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास वो वर्टिकल लाइन जो कि परपेंडिकुलर है वॉल्यूम के और पैरेलल है प्रेशर के, वो आपके पास क्या कहलाएगी? आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगी। और आपके पास वो पैरेलल लाइन जो आपके पास, वो लाइन जो आपके पास पैरेलल है वॉल्यूम के और परपेंडिकुलर है प्रेशर के, वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो आपके पास कहलाएगी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो वर्क डन है वो कैसा होता है? जीरो होता है। ओके तो ये आपके पास बी टू सी तक का आपके पास जो वर्क डन है ना, वो हमेशा आपके पास क्या होगा? वो आपके पास हमेशा होगा जीरो। तो आपने ए से लेकर बी तक का वर्क डन बताना है। ओके अब हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर चला कि उसने ये की हुई है कि उसने जो है वो आपको बाकी नहीं सब कुछ उसने सही दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पे जो है वो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू उसने गिवन की हुई है कि आपके पास जो वॉल्यूम जो मेजर होगा ना, वो आपके पास मेजर होगा मीटर क्यूब के अंदर। ओके और उसकी वैल्यू आपको गिवन की हुई है, दैट इज एक्सपोनेंट माइनस का 3 मीटर क्यूब। और आपके पास जो प्रेशर मेजर होगा वो हमेशा किसके अंदर मेजर होगा? बार के अंदर प्रेशर होगा। तो बार की वैल्यू उसने आपको गिवन की है 10 की पावर 5। अब मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको कि आपके पास जो 1 एटीएम है ना, आपके पास 1 एटीएम है। कोई स्टूडेंट ये समझ रहा है कि सर आप कितनी लंबी करते हैं, तो बेटा अब मैं क्या कर सकता हूँ? ओके अब समझाना आप लोगों को होता है। ओके मैं चाहता मैं 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन भी कवर करा देता, लेकिन मैं अपनी मेहनत करता हूँ। ओके मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है भाई वो एनईटी के अंदर है, मेरा स्टूडेंट अपनी डिजायर फील्ड के अंदर जाए। ओके मेरा स्टूडेंट जो है वो आगे जाए ताकि वो हमें अच्छे अल्फाजों में याद रखे। ओके और उसको याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो थे उन्होंने आपको जो है वो पढ़ाया। ओके बस मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को और दुआएं चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता। ओके ना 1 एटीएम जो है वो आपके पास बराबर होता है 10 की पावर 5 बार के। ओके तो अगर आपके पास लिखा हुआ है ना कि आप जो है वो काइंडली 2 एटीएम बताइए कि आपके पास जो है वो कितने बार के बराबर होगा, तो आप एटीएम की जगह पे बस आप जो है वो यहाँ पे 10 की पावर 5 लिख देना, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 10 की पावर 5 बार। और प्रेशर जो है वो आपके पास जो है वो हमेशा एक अदर बार के अंदर भी मेजर होगा जो हम लोग मेजर करेंगे। ओके तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपके पास W = PV। ये आपके पास जो है वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है, आइसोबैरिक के अंदर आपके पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है और आपके पास जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है। तो ये आपके पास आ गया दैट इज डीवी। ओके सर ये जो डी लिख रहे हैं आप, डी बेसिकली आपके पास कहला रहा होता है स्मॉल चेंज और डेल्टा आपके पास कहला रहा होता है बिग चेंज। ओके नाउ अब प्रेशर की क्या वैल्यू है आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर? ही प्रेशर की वैल्यू आपके पास है 3 × 10 की पावर 5। तो यहाँ पे आपने 3 × 10 की पावर 5 लिख दिया। और चेंज कैसे निकालते हैं आप? चेंज निकालते हैं आप फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपके पास जो है V2 होगा और इनिशियल जो है वो आपके पास क्या होगा? V1 होगा। अब V2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 25 है और V1 की वैल्यू देखो क्या यहाँ पे क्या है 10 है। तो आपके पास ये आ गया जनाब दैट इज 3 × 10 की पावर 5 और V2 की वैल्यू आपके पास है 25 और V1 की वैल्यू क्या आपके पास 10 है। तो ये आपके पास आ गया 10 और ये आपके पास आ गया यहाँ पे इनका मैंने मीटर क्यूब का 10 की पावर -3 कॉमन निकाल लिया। ओके तो 25 - 10 आपके पास किसके बराबर होता है? 25 - 10 आपके पास बराबर होता है 15 के। ओके तो आपने क्या करा 3 × 10⁻15। अब जितनी भी हमारे पास 10 की पावर्स है ना वो उनको एक तरफ रख रहा हूँ, ×10 की पावर 5 और ×10 की पावर -3। बेसिस सेम होती है ना हमारे पास, बेसिस सेम होती है तो पावर एड्स हो जाती है। मैथ्स वाले जानते हैं, बायो वाले भी समझ लें। बेसिस सेम होते हैं तो सॉरी बेसिस सेम होती हैं तो आपके पास जो पावर है एड्स हो जाती है। 15 थ्री आपके पास क्या होता है 45 होता है। तो ये हो गया आपके पास 45 और 10 की पावर 5 में जब आप 10 की पावर -3 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर 2 जूल। ओके और 10 की पावर 2 जूल को ना आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज 4 × क्योंकि 10 की पावर 2 है तो आपने इसके आगे 2 जीरो लगा दिए। तो ये आपके पास जो है सिंपल करके आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था। ओके क्वेश्चन नंबर 6 जो है
क्वेश्चन नंबर 6 आपको बेसिकली कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग कांस्टेंट रखें, और हम लोग जो है वो प्रेशर, सॉरी, हम लोग जो है फिर टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, क्यों बढ़ जाएगा सर प्रेशर, प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा, रिलेशन तो होता ही नहीं है सर, ये आप कैसे कह रहे हैं, आप तो पागल बना रहे हैं। ओके ना, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था, अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो कैसा है जनाब, वो आपके पास कांस्टेंट है, और हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैंने कहा था प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है डायरेक्ट। सर बात समझ में नहीं आ रही, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3kT/2। ओके, देखो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आपके पास k डॉट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इधर टेम्परेचर कौन सा आएगा आपके पास, इधर टेम्परेचर आएगा आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं आएगा इधर, इधर टेम्परेचर आपके पास आएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एनी टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन ना केल्विन, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके ना, अब क्या हो रहा है, अब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मुझे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपके वेलोसिटी क्या हो रही है, आपके मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, वो अब ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। अब जब वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो वो ज्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो ज्यादा जो है वो कंटेनर की दीवारों के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो हमारे पास वो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई। उस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो झाइल हो गए थे, वो ज्यादा तेजी से भाग रहे थे। ओके, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर आपकी लैंग्वेज कितनी गंदी है, आप कहाँ रहते हो, तो मैं एनआईटी के अंदर पढ़ता हूँ, एनआईटी नहीं करती मेरी लैंग्वेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल आपके पास जो है उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरा पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड है, तीसरा पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड है, चौथा पार्टिकल जो है वो आपके पास 4 मीटर पर सेकंड है। आपने बताया ना रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल आप लोगों ने पता लगानी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग की तरफ जो है बढ़ता है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। ओके, फिर आपके पास वो बताया है ना टा 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 टा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली आपको वो कह रहा है कि आपके पास जनाब आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसकी जो आपके पास जो वो है वेलोसिटी वो है 1 मीटर पर सेकंड। आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है, उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास है 2 मीटर पर सेकंड। और आपके पास जो तीसरा मॉलिक्यूल है उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास है 3 मीटर पर सेकंड। और आपके पास जो चौथा मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी क्या है, आपके पास उसकी वेलोसिटी आपके पास 4 मीटर पर सेकंड। आपने बेसिकली पता लगाना है कि आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड इनका जो एवरेज है वो क्या होगी। ठीक है, तो पास पेपर के अंदर पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है, पास पेपर के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो है वो मीन स्क्वायर स्पीड का यूनिट क्या होता है। मीन स्क्वायर स्पीड का आपके पास जो है वो यूनिट क्या होता है, और आपके पास जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का यूनिट क्या होता है। ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का आपके पास यूनिट क्या होता है। तो मीन स्क्वायर स्पीड का आपके पास जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का आपके पास जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये दो बातें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ओके, तो क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम लोगों ने पता लगानी है, तो आपके पास जो है वो तरीका होता है दैट इज वी आर एम एस बोले तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम लोग इस तरह बोलते हैं क्योंकि पहले रूट आया हुआ है, तो हमने पहले रूट ले लिया, उसके बाद मीन आया हुआ है तो हमने जो है वही मीन ले लिया। मीन भी आपके पास दो तरह का होता है, एक पॉपुलेशन मीन होता है, एक सैंपल मीन होता है। हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग जो है वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो दैट इज V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर और प्लस V4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आते हैं। ओके, V1 की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो V1 की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर। V2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर। V3 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर। V4 की क्या वैल्यू है, V4 की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, ये पहला पार्टिकल है 4, ये दूसरा पार्टिकल है 3, ये तीसरा पार्टिकल है 2, और ये चौथा पार्टिकल है 1। तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पे 4 है।
ओके, तो इन सब का आप जो है वो ले लो, स्क्वायर ले लो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आएगा 1, और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16 होता है। ओके, और डिवाइडेड बाय 4। अब इन सबको प्लस कर लो, 16 प्लस 9 क्या होता है, क्या 25 होता है, 25 प्लस 4 कितना होता है, 29 होता है, 29 प्लस 1 कितना होता है, 29 प्लस 1 जो है वो आपके बराबर होता है 30 के। ओके, तो ये आपके पास आ गया, डेट इज √30/4। अब जो रूट है वो आप दोनों तरफ अप्लाई कर लो अलग अलग, तो आपके पास आ गया √30 डिवाइडेड बाय √4। आपके पास 4 का क्या होता है रूट, 4 का रूट होता है आपके पास 2, नीचे 2 आ गया। अब आपके पास √30 का यूनिट होगा, तो √30 के करीब तरीब वाला नंबर देखो कौन सा आ रहा है, तो √30 के करीब तरीब वाला जो नंबर है वो आपके पास 5 भी आ रहा है, और √30 के करीब तरीब वाला जो नंबर है वो आपके पास क्या भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 5 भी आ रहा है और आपके पास 6 भी आ रहा है। इन दोनों में से आपके पास जो है करीब तरीब कौन सा है, इन दोनों में से आपके पास जो 5 है वो करीब तरीब है। ओके, और आपके पास जो है वो √25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो √25 का परफेक्ट स्क्वायर होगा आपके पास 5। ओके, और पॉइंट लगा दिया। अब 25 जो है वो 30 से कितना दूर है, 25 30 से जो है वो 5 डिजिट दूर है, तो ये आपके पास आ गया 5.5। ओके, तो √30 का आपके पास जो है वो रूट आ गया। तो आप जो है 5.5 को डिवाइड कर दो 2 से। अब मुझे 5.5 ना अच्छा नहीं लग रहा, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, अपनी जिंदगी को पता नहीं क्यों मुश्किल बना रहे हो। ओके, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, तो ये जो पॉइंट है, ओके, इसको आगे शिफ्ट कर दो, और जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करोगे उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो नीचे मुझे डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक बार 0 लिखना पड़ेगा। तो आपके पास आ गया 55 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब जो 55 है उसको आप 2 से डिवाइड करा दो, अब 55 को 2 से डिवाइड कराओगे तो मुझे भी नहीं आता। ओके, तो उसको कैसे करोगे, उसको बआसानी आप जो है वो ऐसे करोगे कि ये आ गया आपके पास √55, और ये आ गया आपके पास 2। ओके, ब्लैक कलर से देखो, 2 to the 4, ये आ गया 4, और 2 to the 4, ये हो गया आपके पास 4। ओके, अब 55 में से जनाब 44 निकाल दीजिए। जब आप 55 में से 44 जो है वो निकाल देंगे तो आपके पास आंसर आएगा, दैट इज 11। ओके, और 2 5 10। ओके, ये आपके पास जो, मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती तो नहीं की, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।